स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च को 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो नागरिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके 1 मार्च को 100% यही पेपर आएगा जो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। वायरल पेपर है, पेपर कोड भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 590 DH पेपर कोड है। नागरिक शास्त्र का पेपर है। पूर्णांक आप लोगों को 100 नंबर का होता है पूर्णांक, और समय आपको दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट नागरिक शास्त्र के पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आज के इस वीडियो में जो पूरा मैं पेपर लेकर आया हूँ स्टूडेंट, ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, ना अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा। पेपर कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं। पूर्णांक आप लोगों का नागरिक शास्त्र का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके बाद में निर्देश देखिए, निर्देश में ये कि प्रारंभ के 15 मिनट ये पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके प्रश्नों को आप जान लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में यानी एक वाक्य में दे रहा है। पांचवा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में आप लोगों को देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, 2 है। प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर यानी 100 से 200 शब्दों में आपको, यानी 100 से लेकर 125 शब्दों में यहाँ पर आपको देना रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट 6 नंबर की प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर यानी प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक सामने दिए हुए हैं। तो ये निर्देश था जो स्टूडेंट हर एक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। जब भी पेपर दीजिएगा ये निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा कॉपी में। विकल्पीय के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। नोट में यही दिया हो कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी जो आपके पेपर में आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता का अंत का क्या कारण था। तो भैया विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता का अंत कारण था सोवियत संघ का विघटन। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर, यहाँ पर याद रखिएगा 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ। 15 जो गणराज्य थे वो टूटकर अलग स्वतंत्र देश बन गए। तो पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की जो स्थापना हुई माय डियर स्टूडेंट, ये कब हुई थी, 8 अगस्त, देखिए 8 अगस्त 1967 को कहाँ पर हुई, बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पर है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई। और इसके 5 सदस्य देश भी है। अब 5 कौन सदस्य देश हम आपको बताना चाहूँगा। एक आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, दूसरा आपका फिलीपींस हो गया, तीसरा सिंगापुर, चौथा थाईलैंड और 5वां आपका मलेशिया। ये 5 जो है आसियान की स्थापना एक प्रकार से जो है सदस्य देश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है कि भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो वो आपका जल विद्युत शक्ति है। भूटान कहाँ पर है, भूटान कहाँ पर है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। तो तीसरे का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जल विद्युत शक्ति हो जाएगा, जो कि सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। पेपर में भी ऐसे ही आपके शुरुआत में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें से बात जो हुआ है यानी इन 4 ऑप्शन में हमें राइट आंसर बता रहा है। क्या बता रहा है कि इसका सदस्य नहीं है, यानी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो वो भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत जो है भैया सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। कब किया था स्टूडेंट, 2002 में। अब 2002 में कब, 26 अगस्त 2002 में, याद रखिए 26 अगस्त 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाग्यवधु से
चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। कब दिया था? 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि में, जब हमारा 1947 से भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके मध्य रात्रि में इन्होंने यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भाषण दिया था, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनसंघ का जो गठन हुआ था स्टूडेंट, ये कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1951 में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 में दिल्ली में हुआ था भारतीय जनसंघ का गठन। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो चीन की जो क्रांति हुई थी ये आपका 1949 में हुई थी। 8वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1949 चीन की क्रांति हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर यानी सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा जाता है। तो एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट, आपका एग्जामिनर इसी से जज कर लेता है कि आपने कॉपी में कितने प्रकार से यानी किस तरह से आपने आंसर दिया है, आपको आंसर आता भी है या नहीं आता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न से जज कर लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, इसके राइट आंसर को तैयार कीजिए, क्योंकि एक भी प्रश्न का आंसर आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो लोकसभा के जो 5वें आम चुनाव हुए थे ये कब हुए थे? ये आप लोगों का हुआ था वर्ष 1971 में। ठीक है, 1971 में लोकसभा के 5वें आम चुनाव हुए थे। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक क्षेत्रीय दल नहीं है जो आपको बताना है। तो इनमें से भैया ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नागरिक शास्त्र का। ये वायरल पेपर है स्टूडेंट, वो पूरा छपने वाला है पेपर, याद रखिए आपका पूरा पेपर ये छपने वाला है 1 मार्च को, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो बस आप लोग हमारे टॉपिक वाला वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में चलिए देख लेते हैं 10 जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, यानी हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, वो चाहे जो भी हो। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और हमें एक वाक्य यानी 10 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो उत्तर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां थी, उत्तर में देखिए कि स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां थी। सबसे पहला था विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, दूसरा था कि लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरा है संपूर्ण समाज का विकास करना। ये स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां थी स्टूडेंट। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाने के प्रयत्न करूंगा, मैं राइट आंसर आपको बताते हुए चलूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, PRI का अर्थ क्या है, यानी इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसका अर्थ बता रहा है कि ये होता क्या है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, PRI का अर्थ है इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। 1929 में स्थापित इस पार्टी ने मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन किया। ठीक है, PRI। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? यानी आज़ादी हमें जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जब हमें स्टूडेंट आज़ादी मिली, ठीक है, तो उस समय जो विकास के, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि विकास के कितने मॉडल थे। तो इसका उत्तर देखिए, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। सबसे पहला है उदारवादी पूंजीवाद। देखिए उदारवादी में क्या है? पूंजीवाद मॉडल। ये मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। ठीक है, दूसरा है समाजवादी मॉडल। ये मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। यानी पूरी दुनिया के जो 2 सबसे बड़े महाशक्तिशाली देश हैं, एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी
यूएसए। दूसरा था, पहले क्या होता था, पहला था सोवियत संघ, यानी जिसको अब रूस के नाम से जानते थे। पहले क्या 15 उसमें देश होते थे जो कि सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो ये आपके 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हिंदुस्तान के सामने ये 2 मॉडल रखे गए कि आप अपना सकते हैं, जो कि अमेरिका वाला भी, और आप समाजवादी पार्टी यानी सोवियत संघ का भी आप जो है अपना सकते हैं मॉडल, यानी एक प्रकार से विकास का मॉडल। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था। तो देखिए, शेख मुजीबुर रहमान के जो दल का नाम था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम अवामी लीग था। अब आप लोग बताइए कि ये शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के हैं। ये भैया बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बांग्लादेश के। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली माय डियर स्टूडेंट, 26 मार्च 1971 को। ठीक है, 1971 को। उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका थी भारत की थी। भारत की भूमिका इसलिए थी स्टूडेंट क्योंकि बांग्लादेश को आज़ादी भारत ने ही दिलवाई थी। किससे किससे जो है पश्चिमी, यानी पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी। ये पहले क्या होता था, जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ 26 मार्च 1971 को, पहला ये जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान से इसको आज़ादी चाहिए थी। तो 26 मार्च 1971 को जो है भारत के समर्थन से बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे यानी बांग्लादेश के, वो शेख मुजीबुर रहमान थे। और इनका एक नाम था, जैसे अभी भारत में देखा जाए तो भाजपा का अलग है, भाजपा, ठीक है, कांग्रेस से, उसी प्रकार से अवामी लीग उनके एक प्रकार से दल का नाम था। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के दो कारण बताइए। यानी कोई जो विभाजन हुआ 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हमें कोई 2 कारण बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था। दूसरा है, 1967 में इंदिरा गांधी शक्तिशाली नेता बनकर उभर कर आई। यानी 1967 में जो इंदिरा गांधी जी है, ये शक्तिशाली नेता बनकर उभर कर सामने आई थी। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग क्या है, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोला तो आप लोग वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं। और इसको लिखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनडीए, क्या दिया हुआ है कि एनडीए में सम्मिलित निम्नलिखित या किन्हीं 4 दलों के नाम बताइए। यानी इनमें सम्मिलित जो किन्हीं 4 दल है, इनका नाम बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनता यूनाइटेड। एनडीए में सम्मिलित ये 4 दल है। अब भैया 4 दल कौन से हैं, देखिए, भाजपा हो गया, फिर तेलुगु देशम पार्टी 2, लोक जनशक्ति पार्टी ये 3 हो गया, और जनता पार्टी। ये 4 दल है जो कि भैया एनडीए, ये पे देखिए एनडीए। ठीक है, एनडीए में सम्मिलित ये दल है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम बताइए। तो एक आपका इंडोनेशिया तथा दूसरा मलेशिया हो जाएगा। ये आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम है, जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आसियान के 2 संस्थापक देशों का नाम इंडोनेशिया और मलेशिया। उसके बाद में देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 देशों का नाम पूछा जाता तो वो भी आपको बताना पड़ता। सिंगापुर, ठीक है, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये 5 आसियान के सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। भैया एक एक नंबर दिया जाएगा, 2 देशों का आपको नाम बता देना है। तो यहाँ पर भूटान हो जाएगा, जिसकी राजधानी थिम्पू। अब मालदीव की राजधानी कौन सी, आप लोग कमेंट में बताइए। ईमानदारी से कमेंट में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव, जो कि प्रेजेंट टाइम की यहाँ पर बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है स्टूडेंट। तो उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस है। 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभालने वाले गुटरेस पुर्तगाल के निवासी है। कहाँ के निवासी भैया, ये पुर्तगाल के निवासी है। इनका एक प्रकार से जब इसको यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बनाने के लिए जो इनका अधिकार दिया गया, ये जब बने
1 जनवरी 2017। पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वायरल पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा मैं मॉडल पेपर का वीडियोज लेकर आता हूँ, कोई भी मत छोड़िए, सभी को तैयार कीजिए, सभी का आंसर नोट कीजिए, ठीक है। इसका छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको याद कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर ये जब याद कर लोगे तो आपको कोई भी 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता स्टूडेंट। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है मेहनत वाला ही बच्चा हमेशा कामयाब होता है। आप मेहनत कीजिए, आप भी 95% ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। हमें कोई 2 ऐसे राज्यों का नाम बताना है जो पहले क्या थे भैया, संघ शासित प्रदेश थे। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यहाँ पर क्या बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत के 2 राज्यों का नाम बताना है जो कि संघ शासित प्रदेश है। और प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट बात किया जाए तो 8 या 9 स्टूडेंट क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा कि सबसे पहला एक आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा दादर ए नगर हवेली, ठीक है, दिल्ली, एक आपका हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, 3-4। उसके बाद में आपका एक अंडमान निकोबार 5, पुडुचेरी 6, उसके बाद में और 2 हो जाएंगे स्टूडेंट, एक आपका 2 और हो जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो कि 8 केंद्र शासित वर्तमान में भारत के एक प्रकार से क्या है, वर्तमान में बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और 28 राज्य हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। टोटल जो हमारा 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के 100% पूछे जाएंगे, पेपर में 100% ये पक्का आएगा सभी क्वेश्चन। बस आप लोग ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, किसी तरीके से जो भी हो इशू आप लोग इसको कर लीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कॉपी में लिखकर इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 1, जो कि टोटल आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 1 6 प्रश्न होते हैं और 5-5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को 30 नंबर तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में ही देखने को मिल जाएगा। और इसका जो शब्द सीमा होता है, यानी कितने शब्दों में आपको इसका एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, तो 50 शब्दों में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका भी मैं आंसर लेकर आया हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न के एक प्रश्नों का मैं आंसर लेकर आया हूँ, इसका उत्तर मैं बताऊंगा। बस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से देखते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका 21 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो देश का जो विकास हुआ, ठीक है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, ठीक है। अभी 3 ट्रिलियन जो है एक प्रकार से जो कि हमारी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन की, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, जो कि तीसरे या दूसरे स्थान, चौथे या 5वें स्थान पर है प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, जो कि विश्व की बात हो रही है जीडीपी के मामले में। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए उत्तर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कोशिश देश को गरीबी के, यहाँ पर देखिए, मकर जाल से निकालने की उत्तर थी योजना को या तैयार थी, ठीक है। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के एन राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा जोर कृषि पर क्षेत्र था। यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई, कब शुरुआत हुआ, 1951 से 56 के बीच में ये पहली पंचवर्षीय योजना थी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। ये तभी संभव था जब लोगों की बचत, यहाँ पर देखिए क्या है कि जब लोगों की बचत उनके खर्चों से ज़्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे थे। इस अब और यहाँ पर देखिए क्या 1950 के दशक में जो खर्च का स्तर है बहुत नीचे था, इसे अब और कम
नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास में क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बस इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में देखने को मिला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बार बार ये क्वेश्चंस को बताता हूँ, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तर है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। अब वो निम्नलिखित कारण कौन है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए, यानी जो सामाजिक मुद्दे हैं ये क्या भैया प्रमुखता से लिए गए। दूसरा है इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया, यानी जो जोतबंदी कानून है यहाँ पर देखिए इसको सुधारने के लिए क्या किया भैया, प्रचार किया। तीसरा क्वेश्चन है पूर्वी पाकिस्तान संकट, और यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाकिस्तान युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने में भी कार्य, यहाँ पर देखिए स्थापित करने के कार्य ने भी इंदिरा गांधी को लोकप्रियता में इजाफा किया। अब भैया जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 25 मार्च, जो कि 25 मार्च 1971 को, तो उसमें भी भैया इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था, भारत का सबसे बड़ा हाथ था। तो भैया उस समय की जो प्रधानमंत्री थी 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली, और तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उससे क्या एक प्रकार से इनकी लोकप्रियता बढ़ी और ये एक प्रकार से सामने उभर कर आए, यानी पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी जी की जो लोकप्रियता है बढ़ी, यानी पूरी दुनिया में इनको एक प्रकार से जानने लगे सभी और इनकी लोकप्रियता जो कि बहुत ही इजाफा हुआ। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें पॉइंट था, यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया है। चौथा पॉइंट है कि इन्होंने अपनी पार्टी, यहाँ पे देखिए उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का भी प्रस्ताव रखा। कौन प्रस्ताव रखा, पेपर में आएगा कि लोकसभा को 1970 में किसने भंग किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5वां पॉइंट जो कि है कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है स्टूडेंट जो कि भैया 1970 की इंदिरा गांधी की याद दिलाती है। ठीक है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है और पेपर में एक मैं कॉपी वाला वीडियो स्टूडेंट आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, आपको घबराना नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर का पैटर्न रहेगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। फर्क इतना रहेगा पेपर में कि वहाँ पर भैया आंसर नहीं दिया होगा, आंसर मैं इसका खुद देकर आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ में, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने शब्दों में लिखना है। आपको मैं पूर्ण रूप से सटीक जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आता हूं और आपको जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, चाहे जो भी, बस आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और वहां के प्लेलिस्ट वाले भाग में जाइएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की A to Z जानकारी, A to Z वीडियो मिल जाएगी जो आप लोगों को जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है ये नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति है। दूसरा है ये एक स्वतंत्र नीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। तीसरा पॉइंट है ये सभी, यहाँ पर देखिए क्या है कि ये तीसरा पॉइंट में कि ये सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। चौथा पॉइंट है ये नव स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने, यहाँ पे देखिए शामिल होने से रोकने की नीति है। ठीक है, और 5वां पॉइंट देखिए कि ये नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग तथा आर्थिक विकास पर बल देती है। तो ये 5 पॉइंट है स्टूडेंट जो कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है इसको बताती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा कब क्या हुई थी,
कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता है लघु उत्तरीय प्रश्न वर्ग का बेसिकली 5 नंबर का ही एक प्रश्न होता है। इसका उत्तर है 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के इस क्रम में, यहाँ पर देखिए, आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को बुलावा भेजी। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को क्या है, बुलावा भेजा था। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर, यहाँ पर देखिए राजनीतिक जो चरित्र है इसको ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका उत्तर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया कि 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। यहाँ पर इसका आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके क्या परिणाम हुए। तो हमें ये बताना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। इसके स्थान पर ये जो प्रश्न दिया हुआ, इसके स्थान पर ये प्रश्न दिया जा सकता है कि इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई, इसका पूरा व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से इस स्थान पर प्रश्न जो है चेंज हो सकता है, एग्जामिनर इस पर उलटफेर कर सकता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो यही होगा जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर यही होगा जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कि 1980 में अकाली दल द्वारा पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारों के मुद्दे पर चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही यहाँ पर देखिए नरमपंथी अकालियों, जो कि नरमपंथी अकालियों के, यहाँ पर देखिए अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ चला गया और इसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर, जो कि अभी पता होगा, स्वर्ण मंदिरों में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक यहाँ पर देखिए हथियार बंद किले में यहाँ पर देखिए तब्दील हो गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ये स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कूट नाम था। इस सैन्य कार्यवाही से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी और इस सैन्य अभियान को भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला मारा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास पर उन्हीं के अंगरक्षकों यानी जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1980 और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, जो कि सिख थे भैया, ठीक है, उन्होंने क्या है, इनकी हत्या कर दी गोली मारकर। ठीक है, यानी उनके आवास पर, जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो उनका एक प्रकार से वो होगा। ठीक है, वहाँ पर उनकी जो कि गोली मारी थी, साड़ियाँ भी रखी है, कंगन वगैरह, उनका बैग वगैरह रखा है, जो कि एक प्रकार से जो घूमने फिरने का एक प्रकार से है। तो आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था। तो सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था ये बताना है आपको। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है या निम्नवत है। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। दूसरा है साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया। तीसरा है गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। चौथा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहाल थी, जो कि क्या है, बदहाल थी। और इसमें देखिए 5वां पॉइंट है सोवियत संघ ने ब्लास्टिक गणराज्यों को रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के विरुद्ध किया था। और 6 है सोवियत संघ के खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। और 7वां है अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। ठीक है, सोवियत संघ का एक प्रकार से जो वो हुआ विघटन कब हुआ तो स्टूडेंट ये आप याद रखिए, इसका विघटन हुआ था 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 में। अब यहाँ पर देखिए मिखाइल गोर्बाचेव का बार बार नाम आ रहा है, तो उस समय के राष्ट्रपति थे, जो कि भैया इन्होंने क्या है, एक प्रकार से
इन्होंने भैया एक प्रकार से 1991 में क्या कर दिया भैया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने राष्ट्रपति के पद से। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो टोटल जो 6 क्वेश्चन थे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 के, वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, जिसके टोटल 4 प्रश्न होते हैं और हर एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। इसका आंसर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होता है। आप लोगों ने निर्देश को अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है निर्देश को अच्छे से पढ़िए और पेपर में भी पढ़िएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो टोटल ये आपके स्टूडेंट 4 क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को मैंने ऑलरेडी चैनल पर बता रखा है। ठीक है, एक ही प्रश्न यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, पीछे शिवम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक तो ही होगा नागरिक शास्त्र का, चाहे जो क्वेश्चन बैंक हो उसका भी आंसर मिल जाएगा। मैं चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ बेसिकली। जैसे सबसे पहला चैप्टर से लिया गया दो ध्रुवीयता का अंत, दूसरा लिया गया भैया एक आपका जो तीसरा चैप्टर है उससे, और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये आपके सेकंड भाग यानी खंड खा के तीसरे चैप्टर जो कि नियोजित वाला है, और ये आपके कांग्रेस प्रभुत्व से लिया गया स्टूडेंट, जो कि कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रश्न, और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 8 नंबर देकर जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि साख थेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, तो इसके बारे में भी बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके ये क्वेश्चन पूछा गया कि चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो दोनों में से बेसिकली किसी एक को करना है पेपर में, लेकिन फिलहाल आप ये चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां की समीक्षा कीजिए। 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया है कि नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो टोटल आपके ये 4 क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, केवल करना 2 है, जिसके लिए आपको 16 नंबर एग्जामिनर देगा। 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर इसमें आपको देना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें भी आंसर मिल जाएगा। तो एक वायरल पेपर था जो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन के साथ बता दिया है। पूरा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको तैयार कर लीजिए, इसके एक एक प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके साथ नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट लिए हुए हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही।